आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो कि आपके सीटेट का एग्ज़ाम है फरवरी में, उसको लेकर उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये शिक्षा पेडागोगी की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो कि आपके प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को लिया गया है। और ये जो वीडियो रहेगी ये आपकी सीटेट हुआ, एचटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों पर आधारित ही आपके क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिपेक्ष में एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी? तो एक शिक्षक की भूमिका होगी सुगमकर्ता की। किसकी होगी? सुगमकर्ता की। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इनमें से जो निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, ये आपके प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषताएं नहीं होती हैं। इसके बाद है कि कोहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो अंतर्निहित संभावित दंड के तरफ प्रवृत्त होगा। इसके बाद है कि शिक्षार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, तो शिक्षिका को विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये है। फिर है कि सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी है। और नहीं है ये बताना है, तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जितने भी अधिगम विकास और ये जो होते हैं वो एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। कैसी? अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो जो अपसारी चिंतन होता है, अपसारी जो अपसार होता है, अपसारी चिंतन आपका सृजनात्मकता से संबंधित है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वायोगोत्स्की से संबंधित है? तो वायोगोत्स्की के हिसाब से जो बच्चे हैं वो समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे, तो बच्चे क्या हैं? बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो बच्चों की जो त्रुटियां हैं वो उनके सीखने की प्रक्रिया का ही एक अंग होती हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए, तो इसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए? तो शिक्षक को चाहिए कि अपने शिक्षार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। साथ ही है कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक सामूहिक रूप से अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो उनके क्या है? तो उनकी ये जो है ये अधिगम शैली में विभिन्नताओं के कारण है। आगे, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिकता कक्षाओं के बारे में सर्वदा उपयुक्त कथन होगा। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त कथन क्या है? तो इसमें होगा कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति जैविकी विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाओं से संबंधित है। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो जो जनसंचार है वो जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ती जा रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न में विशेष विषय में सही नहीं है? तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो ये कथन गलत है। ठीक है। आगे, कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो प्राथमिक कक्षा पर बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करनी चाहिए। साथ ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो समाजीकरण का परिवार जो होता है वो एक प्रमुख कारण
होता है। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्यों? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। नेक्स्ट है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो यह क्या? तो जो बच्चा है वो पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया का प्रदर्शित कर रहा है। इसी के आगे है कि शैशव काल की अवधि। तो शैशवावस्था की जो अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष की होती है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच की जो अवस्था है वो कौन सी होती है? तो वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। 0 से 7 आपकी संवेदी गतिक प्रक्रिया होती है। मूर्त आपकी ऊपर आ जाती है, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक। फिर है कि विकास। तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कैसा होता है? जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बना देते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं सहयोग देना। आगे, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो वो आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण कहलाती है। फिर है कि मध्य बाल्यावस्था में बच्चों में जो भाषा है तो भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। आगे है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है तो इसमें बच्चों के हस्तपरक गतिविधियां शामिल होती हैं। कक्षा अध्यापक के राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं के द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय है। फिर है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में और लड़कियों से अच्छे होते हैं तो यह क्या दर्शाता है? तो यह अध्यापक का लिंग जेंडर पक्षपाती दर्शाता है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें जो परिवेश है वो बच्चे के अनुसार बदलना चाहिए, यानी कि जो भी है परिवेश हमें किसके अनुसार? तो बच्चे के हिसाब से बदलना चाहिए। ठीक है। फिर है आगे कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो ये है आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है तो ये वैयक्तिक अध्यापन हेतु प्रयुक्त होती है। अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो अवचेतन मन का जो अध्ययन है वो निरीक्षण के द्वारा किया जाता है। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? तो इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव। आगे है कि बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनः स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे, अतः वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। आगे है इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? तो वो हो जाता है बहिर्मुखी। शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियम को क्या कहा जाता है? तो इसे वाक्य विन्यास कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? तो वो है समस्या परक सूची। आगे है कि विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो खेल से सर्वांगीण विकास होता है, ये बताना चाहिए। खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, तो बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। फिर है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त है, तो ये शिक्षा के संकुचित अर्थ में प्रयुक्त है। इसके बाद है कि बाह्य प्रेरणा को क्या कहते हैं? तो बाह्य प्रेरणा को नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। विकास के मुख्य रूप से नहीं है, तो जो विकास है वो जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास ये मुख्य रूप से नहीं है। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील व बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने, लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें डिस्फेजिया कहा जाता है। आगे
फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधी कारकों को भी महत्व देता है? तो वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आगे, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। फिर है कि निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। क्या? निमोनिक्स। आगे है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता था। निम्नलिखित में कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो जो केवल आ गया है ये आपका नेगेटिव है कि बच्चों को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ये आपकी इसकी विशेषता नहीं है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो द्विकारक सिद्धांत सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य बुद्धि और द्वितीय विशिष्ट योग्यता। यही आपकी द्विकारक सिद्धांत है। आगे है कि आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है तो इसमें कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? तो पिछड़े शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त होता है। समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है तो समावेशी शिक्षा में आपका सामान्यीकरण निहितार्थ होता है। निम्न में से किसे नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो वो आपकी कौहल ने की है। स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक की और शिक्षक बच्चों की और शिक्षक अभिभावक की सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। तो क्या? सहभागिता का मुख्य आधार है। फिर है कि स्व आकलन व प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थी को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास कर सके। इसके बाद है कि जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की जो प्रक्रिया है वो सतत रूप से चलती है। आगे कि विकास की शैशवावस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है तो निरीक्षण से किया जाता है। आगे, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वो बंडूरा और वाल्टर्स ने किया है। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की जो गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ये आपका कथन गलत है। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है तो वो हो जाएगी डेटिंग करना। फिर है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है तो वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। आगे, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? तो एकता और सहयोग की भावना का विकास होता है। आगे है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने व उसमें विभेद करने लगता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष की उम्र। फिर है कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो उसे सात्मीकरण कहा है। ठीक है। इसके बाद है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान अवगत कराने पर जोर देना, ये आपकी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है तो आप उसकी बुद्धि लब्धि होगी, तो इसकी बुद्धि लब्धि जो है वो आपकी हो जाएगी 120। ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से किस कथन में बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? तो वो है कि उपरोक्त सभी कथनों से आपके बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। आगे है कि आकलन को उपयोगी रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? तो शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से सचेत रहना चाहिए। आगे है कि चिंतन की दृष्टि से किसी बालक में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है? तो सबसे श्रेष्ठ चिंतन आपका तार्किक चिंतन होता है। आगे है
कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, ये आपका सही कथन है। इसके बाद है कि आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। आगे है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था। तो गाल्टन ने किया था। शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे बेहतर तरीका है ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग करना। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। तो ये आपकी शैशवावस्था की ओर संकेत करती है। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें इसका उद्देश्य नहीं है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। एक शिक्षक को अनुसूचित जनजाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र जो होते हैं उनके साथ सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता देना चाहिए। साथ ही है कि आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ मिलता है। तो दृश्य सामग्री, तो ये जो पढ़ने में उच्च स्तर के होते हैं उन्हें कम लाभ मिलता है। आगे है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिक्रियाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना सृजनात्मकता का पोषण करता है। आगे है कि अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन कर्ट लेविन के द्वारा किया गया है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। तो शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो भाषा संप्रेषण में निपुणता को प्राप्त करना आवश्यक तत्व होता है। समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानूस पर प्रयोग किए गए थे। तो कोहलर के द्वारा वन मानूस पर प्रयोग किए गए थे। किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम वातावरण क्या होता है। तो ये व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण गुणात्मक प्रतिरूप होता है। आगे है कि अनुभवजन्य से अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। आगे है कि समावेशी शिक्षा को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तो जो सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थी होते हैं उनको शामिल करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है कि पढ़ने से संबंधित अक्षमता, तो ये आपका डिसलेक्सिया हो जाता है। इसके बाद है कि प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर कौन थे। तो प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर जॉन ड्यूवी हैं। कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्ति कारक है। तो वो आपका शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास करना सहायक कारक होता है। किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम होता है। जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों और तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं, ये सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। आगे है कि निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं का अवधारण प्रस्तुत किया है। तो नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं का जो अवधारणा है ये आपके कोहलबर्ग ने दी है। आगे है कि एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। तो एक अध्यापक को सभी को समान रूप से महत्व देना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। तो शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर है कि किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक क्या है। तो चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना है। आगे है कि मीरा का अपनी सहेलियों में वैयक्तिक एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है। तो मीरा बहुत होशियार है, या विद्यालय की प्रधानाचार्य है, अमीर घर से संबंधित है, या फिर मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। तो छात्र और छात्राओं को दो वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करना ये उपयुक्त कारक नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके
किसने वंशानुक्रम को वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है? तो वो आपके मन है। फिर है कि वह आकलन जो विद्यालय परिषद के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद या बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है, तो वो हो जाता है विद्यालय आधारित आकलन।